ये हैं सोनिया जी उर्फ फिट गर्ल, जिनकी बात हमने अपने पिछले वीडियो में की थी। ये हैं एक सो कॉल्ड फिटनेस न्यूट्रिशन इन्फ्लुएंसर। इनके अकाउंट पर एक पेड सब्सक्रिप्शन है जो 399 का है। सिर्फ इसी पेड सब्सक्रिप्शन से वो हर महीने अप्रोक्सीमेटली 33 लाख रुपए कमाती हैं। ऐसे ही ये मैडम है। इनका भी पेड सब्सक्रिप्शन 399 का और ये अप्रोक्सीमेटली 20-22 लाख रुपए हर महीने का छाप लेती हैं। बाकी स्पॉन्सरशिप, पेड वेंचर्स, एडसेंस और बाकी अर्निंग्स वो सब अलग से। अब जरा बताइए कि हम में से कितने लोग इतना पैसा पर मंथ कमाते हैं। पर मंथ छोड़ दीजिए, हम में से कितने लोग ये पैसा पूरे साल में भी कमा पा रहे हैं। और ये एक दो एग्जाम्पल हैं, ऐसे काफी सारे क्रिएटर हैं जो इतना या इससे ज्यादा पैसा लीगली सिर्फ अपने पेड सब्सक्रिप्शन से कमा रहे हैं। जब मैंने इस अतरंगी से इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों है कि जो लोग बाकी जगह पर 10-10 रुपए के लिए फाइटर बन जाते हैं, वो यहाँ पर इन पेड सब्सक्रिप्शंस के लिए खुशी खुशी सैकड़ों रुपए पर मंथ उड़ा रहे हैं। 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? ऐसा क्या है इस पेड सब्सक्रिप्शन वाले कंटेंट में, जब एग्जैक्टली सेम लेवल का या उससे भी ज्यादा ग्राफिक लेवल का कंटेंट बिल्कुल मुफ्त में अवेलेबल है, तो लोग इसके लिए पैसा क्यों दे रहे हैं? इसका एक बहुत ही सिंपल सा लेजी सा जवाब हो सकता है कि ये लड़के सिंप हैं। जी हाँ, ये सोसाइटी का एक और लेबल है। सिंप मतलब ऐसे लोग जो फंडामेंटली वीक होते हैं, जिनमें सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, या फिर इनका टेस्टोस्टेरोन की बेसिक रीजनिंग कैपेसिटी पर पूरी तरीके से हावी हो चुका होता है। आई लव यू गर्लफ्रेंड बन जा मेरी। तुम्हें दिख रहा है कि ये लोग हंस रहे हैं तुम पर? सिर्फ तू देख रही है मुझे। लेकिन ये सब सिर्फ सरफेस लेवल पर ही सच है। पूरा सच बहुत ही डीप और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। हम यहाँ पर इसे मॉरल फेलियर, विल पावर की कमी या सिंपल डेस्परेशन कहकर डिसमिस नहीं कर सकते। हम यहाँ बात कर रहे हैं एक हाईली सोफिस्टिकेटेड $multi-billion डिजिटल इंटीमेसी इकोनॉमी की, जो यूज करती है बहुत सारा साइंस, साइकोलॉजी, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी और थोड़ा बहुत न्यूरोकेमिस्ट्री का तड़का भी। और बस इन बेचारों का दिमाग हैक हो जाता है। चलिए आज इस वीडियो में इस पूरी इकोनॉमी को, इस पूरे एम्पायर को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इट्स गोइंग टू ब्लो योर माइंड। क्योंकि हम देखेंगे कैसे ये डिजिटल इंटीमेसी इकोनॉमी फल फूल रही है और कैसे ये जो टेक प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम जैसे, वो इस तरह की प्राइमल इंस्टिंक्ट को मोनेटाइज करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिनसे ये सारे क्रिएटर जबरदस्त पैसा छाप रहे हैं। पर यहाँ पर मैं बता दूं कि ये वीडियो किसी को शेम करने के लिए या मॉरल जजमेंट पास करने के लिए नहीं है। ये वीडियो हमने बनाया काफी चीजों को सीखने के लिए, जैसे ह्यूमन पैटर्न रिकॉग्निशन, कॉग्निटिव बायस एनालिसिस, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और स्ट्रक्चरल साइकोलॉजी, क्योंकि ये सब इस इकोनॉमी में बहुत जबरदस्त तरीके से यूज आ रहे हैं। तो मेरा नाम है डॉक्टर रवि, ये है लॉजिकल आई एम। लेट्स बिगिन। जब एक आदमी स्क्रीन के उस पार किसी डिजिटल क्रिएटर को अपने क्रेडिट कार्ड से टिप भेजता है, तो वो टेक्निकली सिर्फ एक वीडियो या एक पिक्चर नहीं खरीद रहा होता है, वो एक फीलिंग खरीद रहा होता है। वो एक ऐसी साइकोलॉजिकल नीड को फुलफिल कर रहा होता है जिसे समाज ने आज तक पूरी तरीके से नेग्लेक्ट किया। रिनाउंड एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट डेविड बस की एक लैंडमार्क क्रॉस कल्चरल स्टडी है जिसमें 33 कंट्रीज के 10,000 से ज्यादा एडल्ट्स को सर्वे किया गया। इस स्टडी ने बताया कि मेन और विमेन, उन दोनों की मेटिंग और रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज फंडामेंटली बहुत डिफरेंट होती हैं। इस डिफरेंस का कोर रीजन है अनआइसोगेमी, यानी मेल और फीमेल सेक्स सेल का साइज, क्वांटिटी और प्रोडक्शन में बहुत ही मैसिव डिफरेंस होता है। मेल्स, जैसा कि हम जानते हैं, नेचुरली बहुत ही मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं प्यूबर्टी से लेकर ओल्ड एज तक, जो कि रिप्लेनिश होते रहते हैं और जिसमें एनर्जी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही मिनिमल होता है। इसके ऑपोजिट फीमेल्स के पास लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स होते हैं जो उन्हें बाय बर्थ ही मिलते हैं और वो हर साल घटते रहते हैं। और प्रेगनेंसी एक मैसिव, लाइफ ऑल्टरिंग और टाइम इन्वेस्टमेंट वाला इवेंट होता है। इस जबरदस्त बायोलॉजिकल रियलिटी की वजह से मेल साइकोलॉजी हिस्टोरिकली उन विजुअल क्यूज की तरफ डीपली वायर्ड हो गई जो यूथ, हेल्थ और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को डायरेक्टली सिग्नल करते हैं, जिनको हम समझ सकते हैं कुछ स्पेसिफिक मार्कर से। एक सबसे प्रोमिनेंट मार्कर है वेस्ट टू हिप रेशो, WHR। तो रिसर्च इंडिकेट करती है कि मेन अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जनरली 0.7 के WHR को प्रेफर करते हैं, यानी वेस्ट और हिप्स के बीच का जो रेशो है 0.7 के आसपास हो तो वो सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है। जिसका मतलब है थिन वेस्ट और वाइड हिप्स, क्योंकि एवोल्यूशन ने हमें ये सिखाया है कि ये रेशो अंडरलाइंग हेल्थ और ऑप्टिमल फर्टिलिटी का बायोलॉजिकल इंडिकेटर है। तो जब भी कोई आदमी किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर या डिजिटल क्रिएटर की चमक दमक वाली बॉडी, हेवीली एडिटेड बॉडी और उनकी मॉडल लाइक परफेक्ट इमेजेस देखता है जो उन्हीं फर्टिलिटी क्यूज को, विजुअल क्यूज को एग्जैजुरेट करते हैं, तो उसका ब्रेन कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं ले रहा होता है। उस समय पर उसका ब्रेन एक बहुत पुराने हार्ड वायर्ड एल्गोरिदम को रन कर रहा होता है।
प्लेटफॉर्म चाहे डिजिटल स्मार्टफोन स्क्रीन हो, पर साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स बिल्कुल एक गुफा मानव केवमैन जैसा होता है। लेकिन ये विजुअल क्यूज पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन नहीं करते। यहाँ हमें कूलिज इफेक्ट को भी समझना होगा, जो इस मॉडल का एक बहुत ही हैवी ड्राइवर है। कूलिज इफेक्ट बायोलॉजी का एक वेल डॉक्यूमेंटेड फिनोमेनन है, जहां मेल एक फैमिलियर पार्टनर के मुकाबले एक नोवल यानी नई फीमेल की प्रेजेंस में हाइटेंड सेक्सुअल इंटरेस्ट और अराउजल शो करते हैं। आई सेड इट एज पोलाइटली एज पॉसिबल। सीधे सीधे ये बात कही जा रही है कि मर्द बायोलॉजिकली थोड़े से ठरकी किस्म के होते हैं, सारे नहीं बट मेजॉरिटी वाले। और ये इफेक्ट ना ही सिर्फ ह्यूमन मर्द जात में बल्कि अक्रॉस स्पीशीज देखा गया है। फ्रॉम बरिंग बीटल जो कि मेल वर्जिन या नोवल फीमेल को प्रेफर करते हैं ताकि स्पर्म इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, टू ह्यूमन बींग्स। अब ये एवोल्यूशनरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड था, क्योंकि मेल अपनी जेनेटिक सक्सेस को मैक्सिमाइज करने के लिए सेक्सुअल वैरायटी और नोवेल्टी प्रेफर कर रहे थे। अब सोशल मीडिया ने और पेड सब्सक्रिप्शन ने इस कूलिज इफेक्ट को जबरदस्त तरीके से एक्सप्लॉइट किया। एक स्वाइप या एक क्लिक के साथ मेल ब्रेन को इनफाइनाइट नोवेल्टी प्रोवाइड कर दी जाती है, और रिसर्च शो करती है कि सेम चीजें देखने से जो इफेक्ट है वो फ्लैटलाइन हो जाता है। पर अलग अलग स्टिमुलाई अराउजल को यानी इस इफेक्ट को आर्टिफिशियली हाई करके रखते हैं। इसीलिए क्रिएटर्स लगातार अपने अपीयरेंसेस को चेंज करते रहते हैं, नए नए आउटफिट्स पहनते रहते हैं, अलग अलग फैंटेसी सिनेरियोस क्रिएट करते रहते हैं ताकि इस बिहेवियर को डायरेक्टली एक्सप्लॉइट किया जा सके। भले ही वो कूलिज इफेक्ट के साइंस को ना समझें, बट इस पैटर्न को तो समझ ही रहे होंगे। तो जब ह्यूमन बायोलॉजी कांस्टेंट वैरायटी को डिमांड करती है अराउजल के लिए और फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, और टेक्नोलॉजी एक एंडलेस सप्लाई प्रोवाइड कर रही है, तो एक ऐसा हाइपर स्टिमुलस एनवायरनमेंट बन जाता है जहां रेजिस्टेंस लगभग खत्म हो जाता है और जो यूजर है वो एंडलेस नए कंटेंट के लूप में फंसकर रह जाता है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से आगे बढ़कर हमें ब्रेन के न्यूरो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, स्पेसिफिकली डोपामीन सिस्टम। पॉपुलर कल्चर और कैजुअल डिस्कशंस में डोपामीन को अक्सर प्लेजर केमिकल या फिर हैप्पीनेस हार्मोन बोल देते हैं, जो कि कुछ हद तक सही भी है, बट न्यूरो साइंस इसे बिल्कुल अलग तरीके से देखता है। स्टैनफोर्ड के प्रोमिनेंट न्यूरो एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हैं रॉबर्ट सपोल्स्की, जिनकी एक किताब बिहेव के बारे में हमने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया था। उन्होंने एक्सटेंसिव रिसर्च करी है इस बारे में कि डोपामीन होता क्या है। तो उनके हिसाब से डोपामीन एक्चुअल रिवॉर्ड का नहीं है, बल्कि एंटिसिपेशन ऑफ रिवॉर्ड का प्राइमरी सिग्नल है। सपोल्स्की ने मंकीज पर एक फेमस और आई ओपनिंग एक्सपेरिमेंट किया, जहां पर एक लाइट जो कि एक सिग्नल थी, उसके ऑन होने पर मंकीज को एक लीवर प्रेस करना होता था। तो वो हो गया एक वर्क या एक टास्क, और उस टास्क के बाद उनको फूड यानी रिवॉर्ड मिलता था। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि डोपामीन का जो स्पाइक है वो फूड मिलने पर नहीं हो रहा है, बल्कि लाइट ऑन होने पर हो रहा है। यानी कि ह्यूमन और प्राइमेट ब्रेन उस समय पर सबसे ज़्यादा प्लेजर और ड्राइव एक्सपीरियंस करता है जब वो रिवॉर्ड की उम्मीद कर रहा होता है, ना कि जब रिवॉर्ड को कंज्यूम कर रहा होता है। अब इसको और एक्सप्लॉइट करने के लिए एल्गोरिदम्स क्या करते हैं, उस रिवॉर्ड को अनप्रेडिक्टेबल बना देते हैं। सपोल्स्की की रिसर्च में भी यही पाया गया कि अगर रिवॉर्ड मिलने की प्रोबेबिलिटी 100% से गिराकर 50% कर दी जाए, यानी अनसर्टेनिटी को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तो डोपामीन का रिलीज एक्चुअली डबल हो जाएगा। और यही सेम एग्जैक्ट फिनोमिनन दिखा था 1950s में BF स्किनर के बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट में। स्किनर ने ऑब्जर्व किया कि जब एनिमल्स यानी लैब माइस को हर बार लीवर प्रेस करने पर रिवॉर्ड नहीं मिलता, बल्कि एक रैंडम अनप्रेडिक्टेबल स्केड्यूल पर मिलता है, तो उनका लीवर प्रेस करने का जो बिहेवियर है सबसे ज़्यादा वॉयलेंट, वोरेशियस, ऑब्सेसिव और कंपल्सिव हो जाता है। मतलब सिंपल भाषा में वो बावले हो जाते हैं, और ये बिहेवियर जल्दी एक्सटिंग्विश नहीं होता, खत्म नहीं होता। सोशल मीडिया के जो ये एल्गोरिदम्स हैं, उन्होंने इस रिवॉर्ड सिस्टम को मास्टर कर लिया, क्योंकि उस तरफ तो मास्टर ऑफ साइकोलॉजी बैठे हुए हैं ना, और इसी चीज़ को ह्यूमन ब्रेन पर वेपनाइज किया। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी किसी कसिनो के स्लॉट मशीन की तरह काम करती है। तो हर नोटिफिकेशन पिंग, हर टाइपिंग इंडिकेटर, हर लॉग्ड पे पर व्यू मैसेज या कोई भी इस तरह का विजुअल या ऑडिटरी क्यू बन जाता है जो डोपामीन सिस्टम को फाड़ के रख देता है। और अभी रिसर्च करते करते पता चला कि इसे मॉडर्न डेटिंग की भाषा में ब्रेड क्रमिंग कहते हैं, जिसमें क्रिएटर बस इतनी अटेंशन, इतने से इमोजी या वेग सा अफेक्शन देता है कि सब्सक्राइबर हुक्ड रहे, सब्सक्रिप्शन को कैंसिल ना करे। और ये सब होता है बिना किसी रियल इमोशनल इन्वेस्टमेंट या एक्चुअल कमिटमेंट के। यानी आप ब्रेड क्रमिंग कर रहे हो, ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े फेंक रहे हो कि मेरे पीछे आते रहो। और डोपामीन का ये जो लूप है वो इतना पावरफुल होता है कि लोग उस एंटिसिपेशन के थ्रिल के लिए बार बार पैसा देते हैं। यहाँ तक कि जब उन्हें अच्छे से पता हो कि ये जो इंटरेक्शन है वो स्क्रिप्टेड है या कोई और मैसेज लिख रहा है या AI जनरेटेड है, तो भी ये सब किसी यूज़र के दिमाग को इतना कंट्रोल कर देता है कि उनका जो इम्पल्स कंट्रोल है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है।
पर मेन सवाल तो फिर वहीं का वहीं है कि इतनी सारी फ्री चीज़ों को छोड़कर ये लोग पेड चीज़ों पर क्यों जा रहे हैं? फ्री में भी तो वही डोपामीन रिलीज मिल सकता है, राइट? इसका जवाब हमें साइकोलॉजिकल ओनरशिप की थ्योरी में मिलेगा। जब दुनिया भर का डिजिटल कंटेंट फ्री में अवेलेबल है तो वो एक तरह से पब्लिक गुड्स लगता है कि सबका है बट किसी का भी नहीं, यानी उसकी ओनरशिप किसी की नहीं है। इसमें कोई एक्सक्लूसिविटी या कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है। पर जब कोई क्रिएटर एक पेवॉल इंट्रोड्यूस करता है तो ये अचानक से एक आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट कर देता है, आर्टिफिशियल कमी क्रिएट कर देता है। साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि हम उन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू करते हैं जिन पर हमारा थोड़ा सा कंट्रोल या पर्सनल इन्वेस्टमेंट या एक्सक्लूसिव एक्सेस होता है। और इन डिजिटल फ्रीमियम मॉडल में फ्री से पेड टियर तक का कन्वर्जन इसीलिए हाईली सक्सेसफुल होता है क्योंकि यूजर को लगता है कि सबकॉन्शियसली मैंने पेमेंट दे दी है और मैं उस डिजिटल स्पेस का भले ही थोड़े से समय के लिए मालिक बन गया हूं। तो एक तरह से ये जो पेड सब्सक्रिप्शन है वो वर्चुअल वीआईपी रूम्स बन गए हैं। पे करने वाला आदमी खुद को आम आदमी यानी फ्री फॉलोअर्स की भीड़ से अलग समझने लगता है, एक एक्सक्लूसिव क्लब का एलीट मेंबर समझने लगता है। तो अब उसको लगता है कि मैंने प्रीमियम एक्सेस खरीद लिया है तो अब मैं बाकी नॉन पेइंग भीड़ की तरह नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, मैं यूनिक हूँ। और इसके अलावा ये जो साइकोलॉजिकल ओनरशिप है, इसके अलावा संक कॉस्ट फैलेसी और कमिटमेंट एस्केलेशन तो है ही। जब एक आदमी इन प्लेटफॉर्म्स पर छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है, जैसे एक हार्मलेस $5 का टिप दे दिया या एक मंथली सब्सक्रिप्शन खरीद लिया, फिर एक लाइव स्ट्रीम पर अगेन बड़ा टिप दे दिया, फिर एक $20 का मैसेज खरीद लिया, तो उसका जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, जो पैसे दे रहा है, उसके इमोशनल कमिटमेंट को बढ़ा देता है। और संक कॉस्ट फैलेसी हमें बार बार बताती है कि लोग अपने पास्ट इन्वेस्टमेंट, भले वो टाइम इन्वेस्टमेंट हो, मनी इन्वेस्टमेंट हो या इमोशनल इन्वेस्टमेंट हो, को जस्टिफाई करने के लिए फ्यूचर में और ज़्यादा इन्वेस्ट करते रहते हैं ताकि उनको ये ना लगे कि मेरा पहले वाला जो टाइम या एनर्जी है या पैसा है वो वेस्ट हो गया। आयरॉनिकली जो लोग बड़े बड़े बाबास को फॉलो करते हैं वो भी इसी फैलेसी का शिकार बन जाते हैं कि मैं इतने टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, अब एकदम से छोड़ थोड़ी ना दूंगा। और ये जो कमिटमेंट है, काइंड ऑफ आर्टिफिशियल कमिटमेंट है, वो सब्सक्राइबर को इस इकोसिस्टम में ज़बरदस्त तरीके से फंसा देता है। वो कहता है कि इतने टाइम से मैं मेंबर बना हुआ हूँ, अब टॉप फैन वीआईपी स्टेटस मुझे मिला हुआ है, मेरी जो क्लोजनेस है क्रिएटर के साथ बढ़ गई है, अब एकदम से इसको कैंसिल कर दूंगा तो ये सब खत्म हो जाएगा, फिर से शुरू करना पड़ेगा। अब ये सब धीरे धीरे एक डीप फाइनेंशियल ड्रेन बन जाते हैं जिसमें लोग अपना पैसा, अपना टाइम और अपना मेंटल पीस सब खत्म कर देते हैं। अब आप पूछ सकते हो कि जानते बूझते हुए लोग ऐसा करते क्यों हैं, जब उनको पता है कि ये सब छलावा है, दिखावा है। तो पैसा खर्च करने के बाद एक सब्सक्राइबर को रिटर्न में जो सबसे बड़ी और सबसे इंटॉक्सिकेटिंग चीज़ मिलती है वो इनकी एक्सप्लिसिट इमेजेस नहीं है बल्कि इल्यूजन ऑफ इंटीमेसी है। और साइकोलॉजी में इसी को कहा जाता है पैरासोशल इंटरेक्शन या पैरासोशल रिलेशनशिप। पैरासोशल रिलेशनशिप एक तरह का एंटायरली वन साइडेड इमोशनल बॉन्ड होता है जो एक व्यूअर या सब्सक्राइबर किसी मीडिया पर्सन या पर्सनैलिटी के साथ एक डीप सेंस ऑफ कनेक्शन, इंटीमेसी और फैमिलियरिटी फील करता है। जबकि उस पर्सोना को, ये जो पर्सनैलिटी है, इन्फ्लुएंसर है, उसको उस व्यूअर के रियल एग्जिस्टेंस का पता भी नहीं होता। और आजकल तो ये जो इन्फ्लुएंसर हैं वो रियल होने की भी जरूरत नहीं है उनको, दे कैन बी एआई, दे कैन बी नॉन एग्जिस्टेंट, और लोग उनसे उतना ही डीप कनेक्शन फील करते हैं। पुराने ज़माने में यही सेम रिलेशनशिप मूवी स्टार्स, न्यूज़ एंकर्स या रेडियो होस्ट के साथ लोग फील करते थे, पर वो फिजिकल डिस्टेंस और टेम्परेरी रियलिटी तक ही सीमित था। लेकिन डिजिटल एज जो 24/7 अवेलेबल है उसने इस डिस्टेंस को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आज ये क्रिएटर्स जो हैं अपने पेड सब्सक्राइबर्स के साथ 24/7 जुड़े रह सकते हैं और इंटरेक्टिव पोल्स करते रहते हैं, मैसेजेस भेजते रहते हैं, भले ही वो ऑटोमेटेड हो, एआई जनरेटेड हो, बट स्टिल। और जब एक क्रिएटर अपने बेडरूम से एक स्पेसिफिक कैमरा एंगल से डायरेक्ट देखकर बात करती है, एक पर्सनल वॉइस नोट में सब्सक्राइबर का फर्स्ट नेम यूज करती है या कस्टमाइज्ड गुड मॉर्निंग टेक्स्ट भेजती है, तो कोई भी जो इंसान है वो इसे एक रियल इंटरपर्सनल कनेक्शन की तरह प्रोसेस करता है। हमारा जो ब्रेन है वो अभी भी प्रिमिटिव टाइम पर ही जी रहा है, जैसे शुरू में हमने बात करी थी, तो वो डिफरेंस नहीं समझ पाता किसी स्क्रीन और फिजिकल रियलिटी के बीच की इंटीमेसी को। तो जब कोई रिप्लाई मिलता है, इस तरह का पर्सनल मैसेज मिलता है, तो उसमें सेम तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन, डोपामीन रिलीज होते हैं, जैसे किसी रियल वर्ल्ड रोमांटिक पार्टनर के साथ होते हों। और ऑफ कोर्स इस इल्यूजन को रिलेंटलेसली मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इसी बेसिस पर उनका सब्सक्रिप्शन मॉडल चल रहा है, तो जो क्रिएटर हैं उनको ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। वो अपने माइनर पर्सनल स्ट्रगल दिखाते हैं, अपने मंडेन डेली एक्टिविटीज़ दिखाते हैं और एक ऐसी केयरफुली मैन्युफैक्चर्ड वल्नरेबिलिटी प्रोजेक्ट करते हैं जो सब्सक्राइबर को कन्विंस कर देती है कि ये जो बिहाइंड द सीन एक्सेस है वो सिर्फ उसके लिए है। ये एक ऐसा परफेक्टली सैनिटाइज्ड सेफ स्पेस है जहां पर रिजेक्शन का डर जीरो है किसी पेड सब्सक्राइबर को। उसके पास कोई रियल वर्ल्ड रिस्क नहीं है, जैसे हार्ट ब्रेक, बिट्रेयल या जजमेंट नहीं है, और वो बिल्कुल अपनी बात को जीरो फिल्टर के साथ कह सकता है।
तो अगर हम इस इक्वेशन में सिर्फ टेक प्लेटफॉर्म्स और क्रिएटर की स्ट्रेटजीज को एनालाइज करेंगे तो हम आधी पिक्चर ही देख पाएंगे, रूट कॉज को मिस कर देंगे। हमें डिमांड साइड की रियलिटी को भी समझना होगा कि इतने सारे जो मर्द हैं वो आर्टिफिशियल पेड इंटीमेसी के इतने भूखे क्यों हैं कि वो इतना जबरदस्त पैसा खर्च कर दे रहे हैं हर महीने। और इसका जवाब है मॉडर्न सोसाइटी की सबसे ट्रैजिक और डॉक्यूमेंटेड रियलिटी, द लोनलीनेस एपिडेमिक, जिसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था। पिछले 3 दशकों में ग्लोबल मैन के जो सोशल सर्कल्स हैं वो श्रिंक होते जा रहे हैं। 2021 के एक अमेरिकन पर्सपेक्टिव सर्वे के मुताबिक 1990s में लगभग 55% मर्दों के पास 6 या उससे ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स हुआ करते थे। आज ये नंबर घटकर सिर्फ 27% हो गया है। इससे भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि ऑलमोस्ट 15% मेन रिपोर्ट करते हैं कि उनका एक भी क्लोज फ्रेंड नहीं है, और ये ट्रेंड 1990s के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। प्यू रिसर्च के एक सर्वे ने कंफर्म किया कि अप्रॉक्सीमेटली 16% लोग ऑलमोस्ट ऑलवेज लोनली फील करते हैं, यानी 1 in 6 इन द होल वर्ल्ड। और इसमें यह भी है कि जो मर्द और औरत होते हैं वो अलग अलग तरीके से, बिल्कुल अलग तरीके से सोशलाइज करते हैं। विमेन जहां अपने फ्रेंड्स के साथ रेगुलरली टेक्स्ट, कॉल या वीडियो चैट करती रहती हैं और उनका इमोशनल सपोर्ट नेटवर्क काफ़ी बड़ा होता है। दे आर वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग ऑन फोन, टॉकिंग इन पर्सन। वो अपनी मदर, अपने फ्रेंड्स या अपने थेरेपिस्ट से इमोशनल सपोर्ट लेने में कोई उनको झिझक नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होती। और विमेन अपने इमोशंस को वर्बलाइज करने में और वल्नरेबिलिटी दिखाने में, इमोशंस दिखाने में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से अडेप्ट हो चुकी हैं। मर्द ऑन द अदर हैंड हिस्टोरिकली और कल्चरली शोल्डर टू शोल्डर एक्टिविटीज़ जैसे कि स्पोर्ट्स या फिक्सिंग थिंग्स या वर्किंग टुगेदर के थ्रू ही बॉन्ड कर पाए। अब जब दुनिया डिजिटल हो गई, मॉडर्न जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया, तो ये सारी ग्रुप एक्टिविटीज़ जो इन पर्सन एक्टिविटीज़ थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई। तो इससे मर्द जो है वो कम्प्लीटली आइसोलेट हो गए। इसलिए आपने देखा होगा कि ये जो अधिकतर मर्द हैं वो फ़ोन पर या वीडियो चैट पर कंफर्टेबली बात नहीं कर पाते, सिर्फ 1-2 मिनट बात करते हैं और वो उसके बाद उनसे हो ही नहीं पाता। और जो पॉप कल्चर है या मेन स्ट्रीम मीडिया है अक्सर मैन को ही ब्लेम करता है कि ये तो खुलकर बात ही नहीं कर पाते, ये तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का शिकार हैं। पर सच्चाई ये है कि मर्दों के आसपास ऐसा कोई सेफ स्पेस, ऐसा कोई नॉन जजमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन ही नहीं पाया जहां वो खुलकर अपने इमोशंस को बता सके दुनिया को, जहां वो बिना मॉक हुए, बिना मजाक उड़वाए अपनी डीपेस्ट इनसिक्योरिटीज को खुलकर बता सकें। अब यहाँ पर आती है ये डिजिटल इंटीमेसी इकोनॉमी। वो देती है इन लोनली, आइसोलेटेड और इमोशनली एमैस्कुलेटेड मर्दों को एक सेफ स्पेस, एक आर्टिफिशियल कंपेनियनशिप। इसीलिए जो पेड सब्सक्राइबर हैं वो सेक्सुअल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वो इस इंटीमेसी वाली फीलिंग के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं कि उनको गुड मॉर्निंग टेक्स्ट मिल जाए, डेली उनसे पूछ लिया जाए कि आज कैसे हो, या कोई औरत भले ही वो आर्टिफिशियल हो वो बस पूछ ले कि आज का तुम्हारा दिन कैसा रहा। तो ये कोई हॉर्नी ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक प्रोफाउंड सोशल डेफिसिट, ये जो हमारी प्रॉब्लम है समाज की, उसका डिजिटल सब्स्टिट्यूशन है। जो वैक्यूम समाज ने बनाया मर्दों के लिए, वो वैक्यूम को फिल कर रही है यही इकोनॉमी। इसके अलावा एक एस्पेक्ट है पावर वैलिडेशन और ईगो रिपेयर। अधिकतर जो मर्द हैं वो अपने काम से खुश नहीं है, उनका बॉस उन्हें डांटता है, घर परिवार से डांट पड़ती है, कमाने की टेंशन या पढ़ाई की टेंशन, फ्यूचर की टेंशन। उसके अलावा जो डेटिंग वर्ल्ड है वो ब्रूटली कॉम्पिटिटिव है, तो ना ही वो रियल डेटिंग वर्ल्ड में कुछ कर पाते हैं। और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो स्किल्स पर ध्यान ही नहीं देता, वो सिर्फ रट्टू तोता बना देता है, उनको एक तरह का वर्कर बनाकर छोड़ देता है। तो वर्क प्लेस में जहां वो काम करते हैं वहां पर भी उनका स्टेटस एवरेज सा होता है या डिस्पेंसेबल होता है कि कभी भी जॉब चली जाएगी, कोई भी हमें रिप्लेस कर देगा। और डेटिंग वर्ल्ड में कोई मैचेस मिल नहीं रहे हैं, और सोसाइटी में उनकी रियल वर्ल्ड यूटिलिटी है ही नहीं कोई, सिर्फ एक सैलरी या मंथली पैसा। तो जब ये एवरेज मर्द अपने रियल लाइफ के रिलेंटलेस पावरलेसनेस, रिजेक्शन और इररिलेवेंस से थक जाते हैं, तो डिजिटल इंटीमेसी प्लेटफॉर्म उनको अपने फ्रेजाइल ईगो को रिपेयर करने के लिए एक मैकेनिज्म दे देता है। अब वो ऐसे किसी क्रिएटर के लाइव स्ट्रीम पर जाकर एक टिप दे देते हैं, तो उस टिप को हाईलाइट किया जाता है, क्रिएटर उसका नाम जोर से पढ़ती है, उससे प्यार से बात करती है, और बाकी के जो चैट्स हैं वो उस टिप को अप्रिशिएट करते हैं। तो कुछ सेकंड्स या मिनट्स के लिए ही सही, पर वो फाइनेंशियली एवरेज आदमी जो हर तरह से मार खाया हुआ है, डिजेक्टेड है, उस डिजिटल रूम का सबसे पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल और इंपॉर्टेंट इंसान बन जाता है। तो यही है मेल वैलिडेशन लूप, कि वो चूजन फील करता है, उसको लगता है कि भले पैसे के लिए ही सही पर कुछ सेकंड के लिए मैं फीमेल्स को अट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली चोट खाए हुए ईगो के लिए बैंडेड का काम कर रहा है। अब आप इसे इरेशनल बोलकर, बेवकूफ़ी वाली हरकत बोलकर रिजेक्ट कर दीजिए, बट ये उस समय पर उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी इरेशनल नहीं है। ये एक डीपली इनग्रेन्ड प्रेडिक्टेबल डिफेंस मैकेनिज्म है, जिस चीज़ को इन टेक प्लेटफॉर्म्स ने, इन क्रिएटर्स ने ज़बरदस्त तरीके से
वेपनाइज किया है। बातें बहुत सारी हैं करने को, बट यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा ना लंबा हो जाए इसलिए लास्ट पॉइंट पर आते हैं, वो है डार्क पैटर्न ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स। अब आप देख सकते हो कि जो सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ 300-400 रुपये का, या कई के केसेस में सिर्फ 100 रुपये का है। वो एक तरह से लो एंट्री बैरियर है कि भाई कोई भी इंसान 100, 200, 300, 400 रुपये पर मंथ दे सकता है। ये सिर्फ एक शुरुआत होती है। उसके बाद आता है पे पर व्यू, यानी कि अगर आपको कोई इमेज अनलॉक करनी है तो उसका अलग से पैसा देना पड़ेगा। कोई अतरंगी सा वीडियो देखना है, उसको अनलॉक करना है तो उसका अलग से पैसा देना पड़ेगा। मैसेज रिसीव करने के लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा। पर्सनलाइज्ड वीडियो चैट करने के लिए ज़बरदस्त पैसा देना पड़ेगा। तो भले ही एवरेज यूज़र को रैशनली पता हो कि ये सब मेरे लिए नहीं है, वो 5,000, 6,000 सभी लोगों को ये मैसेज भेजा जा रहा है, पर तो भी वो एक फोमो वाली फीलिंग में आ जाता है कि मैं अगर नहीं खरीदूंगा तो आई विल बी मिसिंग आउट ऑन दिस। तो जहां पहले प्लेटफॉर्म्स हमारी सिर्फ अटेंशन चाहते थे, अटेंशन से उनका काम चल जाता था, पर अब ये प्लेटफॉर्म हमारा डीप इमोशनल डेटा और वल्नरेबिलिटी भी चाहते हैं, ताकि इसको और पर्सनलाइज किया जा सके, इससे ये हमें और ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकें। और इस प्रेडेटरी सिस्टम में जो आप पेड सब्सक्राइबर है वो सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं है, बल्कि वो एक इमोशनल रिसोर्स बन जाता है, जिससे जब चाहो, जितना चाहो, एफिशिएंटली, सिस्टमैटिकली पैसा चूसते रहो जब तक कि वो कंगाल ना हो जाए। तो अब आते हैं उस सवाल पर जो हमने शुरू में पूछा था कि क्या सच में मर्द सिंप हैं, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं? क्या वो इतने इमोशनली वीक हैं या पैथेटिक लूजर्स हैं, या फिर ये एक लार्जर, फार मोर डेंजरस सिस्टमिक आउटकम है जो केयरफुली डिजाइन किया गया है? तो इसे समझते हैं एवोल्यूशनरी मिसमैच थ्योरी से। मिसमैच तब होता है जब एक ऑर्गेनिज्म का सराउंडिंग एनवायरनमेंट इतना रैपिडली और इतना रेडिकली चेंज हो जाता है कि उसकी बायोलॉजिकल एडेप्टेशन जो एंशिएंट पास्ट में उसके सर्वाइवल के लिए यूजफुल थी, क्रिटिकल थी, अब वो किसी काम की नहीं रह जाती, या कई के केसेस में उसके लिए नुकसानदायक बन जाती हैं। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, पिछले मिलियंस ऑफ ईयर्स में एक स्टेबल स्लो मूविंग एनवायरनमेंट में इवॉल्व हुआ, जहां हम 100 से 150 लोगों के छोटे हंटर गैदरर ट्राइब्स में रहते थे। वहां पर सेल्फ डिस्क्लोजर, रिस्पॉन्सिवनेस, हमारे सोशल बॉन्ड्स, रियल बॉन्ड्स, ये सब बनाना सर्वाइवल के लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी था। तो जब एक ट्राइब मेंबर दूसरे को अटेंशन देता था, स्माइल करता था या पर्सनल रिसोर्स शेयर करता था, तो वो एक जेन्युइन लाइफ सेविंग चीज़ होती थी, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। अब आज वही जो हमारा केवमैन वाला ब्रेन है, वो हाइपर स्टिमुलेटेड, एल्गोरिथमिकली ऑप्टिमाइज्ड, रूथलेस डिजिटल वर्ल्ड में ऑपरेट कर रहा है। तो जब एक हाईली अट्रैक्टिव या AI जनरेटेड डिजिटल क्रिएटर ज़बरदस्त हाई डेफिनेशन स्क्रीन पर आपसे आई कांटेक्ट बनाती है, स्माइल करती है, तो हमारा जो गुफा मानव वाला ब्रेन है उसे एक जेन्युइन रिप्रोडक्टिव या सोशल अपॉर्चुनिटी समझकर प्रोसेस करता है। वो इन दोनों में डिफरेंस नहीं समझ पाता, जैसा हमने वीडियो में बताया था। इसे बायोलॉजी में कहते हैं सुपर नॉर्मल स्टिमुलस, यानी कि एक आर्टिफिशियल इंजीनियर ट्रिगर, बनाया हुआ ट्रिगर, जो कि नेचुरल ट्रिगर से ज़्यादा इंटेंस और फ्लॉलेस होता है कि हमारा ब्रेन जो है, हमारी जो बायोलॉजी है, उसे रेजिस्ट ना कर पाए। जंक फूड इसका परफेक्ट नॉन डिजिटल एग्जाम्पल है। हमारा ब्रेन जो है वो हैवीली शुगर और फैट को क्रेव करता है, क्योंकि उससे हम रिलेट कर पा रहे हैं अपने सर्वाइवल को, क्योंकि पुराने समय में हमारा सर्वाइवल हाई कैलोरी डेंस फूड पर डिपेंडेंट था, जो आज नहीं है। तो आज के दौर में जब हम फूड से सराउंडेड हैं, फास्ट फूड हमारे ब्रेन के लिए मिसमैच है, पर तो भी हम इतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं हो पाए, तो हम उसी को अपना सबसे सच्चा साथी समझ लेते हैं। अब डिजिटल इंटीमेसी प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली इसी तरह से काम करते हैं और इसी तरह से आपके दिमाग को हैक करते हैं, सेक्सुअल और इमोशनल क्रेविंग जनरेट करते हैं ताकि आप हुक्ड रहो। इसीलिए इस वाइड स्प्रेड बायोलॉजिकल बिहेवियर को सिंपिंग कहकर डिसमिस करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। ये जो मास बिहेवियर है वो ह्यूमन वीकनेस नहीं है, बल्कि इंसेंटिव डिजाइन का प्रेडिक्टेबल आउटकम है। और इसका नुकसान ये होता है कि ना सिर्फ आप अपना पैसा खोते हो, अपना टाइम खोते हो, बल्कि अपनी मेंटल पीस, अपनी इमोशनल वेलबींग, वो भी खो देते हो। ऐसे मल्टीपल डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं जहां पर लोगों ने ना सिर्फ अपनी लाइफ सेविंग, अपनी रेंट मनी और इवन क्रेडिट कार्ड डेट लेकर डिजिटल क्रिएटर्स पर इतना सारा अमाउंट खर्च कर दिया और वो एकदम मेंटली ब्लैंक हो गए। और किस चीज के लिए? सिर्फ एक पैरासोशल बॉन्ड को जिंदा रखने के लिए, जो सोसाइटी उन्हें नहीं दे पाई। तो प्रॉब्लम ये क्रिएटर्स नहीं है, प्रॉब्लम एल्गोरिथम्स भी नहीं है, प्रॉब्लम है सोसाइटल लेवल पर। हमें समझना होगा कि रियल वर्ल्ड में जो सोसाइटल नेटवर्क हैं वो कोलैप्स हो रहे हैं। मेल लोनलीनेस अपने पीक पर है, इमोशनल इलिटरेसी रैम्पेंट है। तो एक आदमी जो है वो हर तरीके से मार खाया हुआ है। वो थोड़ी सी वैलिडेशन, अटेंशन या आर्टिफिशियल कंपेनियनशिप के लिए अगर उसको कहीं पे करना पड़े थोड़ा सा पैसा, तो वो करेगा। वो इसको एज अ कोपिंग मैकेनिज्म लेगा। तो हमें सोसाइटी में रियल, ऑथेंटिक, मीनिंगफुल इमोशनल कनेक्शंस का एक ऑफलाइन एवेन्यू बनाना होगा।
और हमें समझना होगा कि ये जो डिजिटल इंटीमेसी इकोनॉमी है ये सिर्फ सेक्स और न्यूडिटी नहीं सेल कर रहे हैं, ये रूथलेसली और ब्रिलियंटली आपको आपकी इन्हीं एब्सेंस वाली चीज़ जो सोसाइटी ने क्रिएट की है उसको मोनेटाइज कर रहे हैं। ह्यूमन कनेक्शन की जो नीड है, प्राइमल नीड है, उसे मोनेटाइज कर रहे हैं। तो जब तक हम उस एब्सेंस को स्ट्रक्चरल लेवल पर ठीक नहीं करते तब तक ये $multi-billion इंडस्ट्री खत्म नहीं होगा बल्कि बढ़ता रहेगा। होपफुली आपको ये डीप डाइव पसंद आया होगा और होपफुली ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं हो गया होगा। इस तरह के डीप डाइव हम बनाते रहते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, स्पेशली उन लोगों तक जो इस तरह की चीज़ें पेड सब्सक्रिप्शंस के बिना उनका काम नहीं चलता। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड बी लॉजिकल।